हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है ठोस अवस्था। यह ठोस अवस्था का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर के कुछ लेक्चर और अपलोड होंगे जिसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, यह लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम ठोस अवस्था के जो बेसिक्स हैं उसको कवर करेंगे। इसके पश्चात जो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको पूछ देता है कि पदार्थ क्या होता है, इसकी अवस्था को बताइए करके, तो आप लिखेंगे कि इसका डेफिनेशन। चलिए देखते हैं। पदार्थ पदार्थ एक ऐसा वस्तु है जिसका निश्चित द्रव्यमान आयतन घनत्व होता है तथा एक निश्चित स्थान घेरता है और जिसे अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। अथवा आप लिख सकते हैं कि वह जो स्थान घेरता है जिसमें निश्चित द्रव्यमान होता है और जिसे अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि यह एक पेन है। पेन एक निश्चित स्थान घेरा है, आप देख रहे हैं, और इसका एक निश्चित द्रव्यमान है और जिसे हम छूकर अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इन दोनों परिभाषाओं में से जो भी अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। इसके बाद देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठीक है, इसके पश्चात कुछ गुण देख लेते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपको पूछ देता है कि ठोस द्रव गैस का गुण लिखिए करके, तो आप लिख सकते हैं कि आयतन। तो आप देख सकते हैं कि ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आकृति यानी कि शेप। ठोस का जो शेप होता है वह निश्चित होता है, लेकिन जो द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता है। आप पानी को जिस भी पात्र में लेते हैं वह उसी पात्र का शेप ले लेता है। ठीक है, इसके बाद गैस। तो गैस का जो आकृति होता है वह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वह बहुत ही दूर दूर में व्यवस्थित होते हैं और उसके बीच में जो आकर्षण होता है वह बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसके कारण उसकी आकृति अनिश्चित होती है। इसके पश्चात देखते हैं अंतराणु बल, यानी कि अंतराणु बल का मतलब होता है अणुओं के बीच में आकर्षण बल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि ठोस। यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जो पहला है ठोस, तो ठोस फर्स्ट में क्या होता है कि जो इसके इंट्रामोलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो इसके अणु अणु होते हैं वे एक आपस में एकदम पास पास में व्यवस्थित होते हैं, देख सकते हैं, जिसके कारण इसके जो दो अणुओं के बीच में जो होने वाला आकर्षण बल होता है वह बहुत तीव्र होता है। ठीक है, इसके कारण इसमें एक निश्चित ज्यामिति का भी निर्माण होता है। इसके कारण जो अणुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वह भी प्रबल होता है। तो इसका मतलब इसमें अंतराणु बल क्या होगा, प्रबल होता है। इसके बाद देख लेते हैं द्रव। तो द्रव में क्या होता है कि जो इसके दो अणुओं की जो बीच की दूरी होती है वह बहुत अधिक होती है ठोस की अपेक्षा में, जिसके कारण इसके अणुओं के बीच में जो लगने वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, यानी कि इंट्रैक्शन जो होता है, वह बहुत ठोस की अपेक्षा में अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, इसलिए इसमें बहने का गुण पाया जाता है। जो इसके द्रव के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है वह ठोस की अपेक्षा में कम होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं मध्यम, इंग्लिश में लिख सकते हैं मॉडरेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गैस। गैस के जो अणु होते हैं वह ठोस और द्रव की अपेक्षा में बहुत दूर दूर में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इसके जो अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वह बहुत कम होता है। इसके कारण आप इसमें लिख सकते हैं कि इसके जो अंतराणु बल होता है वह निम्न होता है, यानी कि वीक होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं घनत्व। घनत्व जब ठोस का आयतन, आकृति और अंतराणु बल सभी निश्चित होता है, इसका कारण जो घनत्व होता है वह भी बहुत उच्च होता है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं द्रव। तो द्रव में क्या होता है, उसका आयतन निश्चित होता है, शेप अनिश्चित होता है और जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वह मॉडरेट होता है, जिसके कारण उसका जो घनत्व होता है वह अपेक्षाकृत उच्च होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात होता है गैस। तो गैस में क्या होता है कि उसका आयतन अनिश्चित होता है, उसका शेप अनिश्चित होता है और जो उसके अणुओं के बीच जो बल होता है आकर्षण, वह भी बहुत कम होता है, जिसके कारण उसका घनत्व भी क्या होता है, अति निम्न होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। इसके पश्चात देखते हैं संपीड्यता। संपीड्यता का अर्थ होता है कि आप जो ठोस पदार्थ होता है या भी कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके सरफेस से उसको दबाने की कोशिश करना। ठीक है, संपीड्यता होता है। तो संपीड्यता यानी कि जब आप ठोस पदार्थ को उसके सतह से पकड़कर दबाने की कोशिश करते हैं तब वह नहीं दबता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अति निम्न। तो इसमें आप लिख सकते हैं इंग्लिश में इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं द्रव। तो द्रव को यदि आप दबाने की कोशिश करते हैं तो यह भी बहुत नहीं दबता है, ना के बराबर दबता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं अपेक्षाकृत असंपीडनीय। ठीक है,
इसके पश्चात देख लेते हैं गैस। जो गैस के अणु होते हैं उसे आप ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर देखोगे कि आप उसमें हाई प्रेशर के द्वारा उसे बहुत सारे अणुओं को बहुत भर के रखा रहता है। आप देख सकते हैं कि जो गैस सिलेंडर होता है उसमें भी जो गैस होता है उसको भी बहुत सारे गैस को एकत्रित करके रखा जाता है। तो क्या होता है उसमें संपीडिता करके उसे रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अधिक होता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं वेरी कॉम्प्रेसिबल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं तरलता यानी कि बहने का गुण। तो ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है तो आप लिखेंगे नहीं। इसके पश्चात द्रव, तो द्रव में बहने का गुण पाया जाता है तो आप लिख सकते हैं हाँ। इसके पश्चात गैस, तो गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है तो आप लिखेंगे हाँ, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं ठोस अवस्था। एग्ज़ाम में कभी कभी आपको पूछ देता है कि ठोस अवस्था क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए करके। तो आप लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है, ठीक है। अथवा आप लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है, ठीक है। यदि आपको इन दोनों डेफिनेशन में से कोई भी पसंद आता है तो आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। इसके पश्चात देखते हैं प्रकार। ठोस अवस्था को हम मुख्यतः दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कभी कभी एग्जाम में आपको यह भी दे देता है कि क्रिस्टलीय ठोस लिखिए व इसके गुणों को लिखिए करके। तो आप लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है। देख सकते हैं आप क्रिस्टलीय ठोस में इसके जो अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देख सकते हैं कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। इसके पश्चात तथा जिसकी एक ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक है। इसका मतलब जब आप इसके सेंटर को आपस में मिलाते हैं तो एक क्यूब का निर्माण होता है, यानी कि इसमें इसकी जो ज्यामिति होती है एक निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मिश्री के जो दाने होते हैं वे सभी चौकोर आकार के ही होते हैं, ठीक है। यदि आप मिश्री के दाने को और आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो जो मॉलिक्यूल आपको प्राप्त होता है मिश्री के छोटे दाने वह भी चौकोर आकार के ही प्राप्त होता है, ठीक है। वो इस कारण होते हैं क्योंकि जो उसके अणु होते हैं अवयवी कण वे एक निश्चित क्रम में अरेंज रहते हैं, जिसके कारण सभी के सभी दाने एक ही आकार के और एक ही शेप के प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात एवं इसका जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है वह भी निश्चित होता है। अथवा में आप देखेंगे कि वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये दीर्घ परासी अवस्था में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। उदाहरण में आप देख सकते हैं नमक, नौशादार, आयोडीन, शक्कर, हीरा, ग्रेफाइट आदि ये सभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। इसके कुछ गुण देख सकते हैं आप, जैसे कि इसकी जो ज्यामिति होती है वो एक निश्चित होती है। देख सकते हैं इसमें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण इसकी एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है। इसके पश्चात देखते हैं विषमदैशिक होती है। विषमदैशिक का अर्थ मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं तीसरा इसका जो गलनांक होता है वह निश्चित होता है, ठीक है। यह विषमदैशिक क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ समय अक्रिस्टलीय ठोस को करने के पश्चात, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस देख लेते हैं कि वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। देख सकते हैं कि जो इसके अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। 2 है, उसके बाद गैप हो गया है, फिर उसके बाद 3 है, फिर गैप है, यानी कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। तथा जिसकी एक ज्यामिति अनिश्चित होती है एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होता है, ठीक है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। अथवा में आप देख सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ये लघु परासी व्यवस्था में स्थित होते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यह शॉर्ट रेंज में अरेंजमेंट होता है, यानी कि 2 है उसके बाद नहीं है, यानी कि ये शॉर्ट रेंज में अरेंजमेंट होता है।
उदाहरण में आप समझ सकते हैं कि स्टार्च, प्लास्टिक, कांच, सिलिका, रबड़, मोम आदि। कांच को आपने देखा होगा कि आप एक कांच का जो गिलास होता है वह उसके जो कण होते हैं वे निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जब आप कांच को तोड़ते हैं तब जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े प्राप्त होते हैं वे एक निश्चित आकार में प्राप्त नहीं होते हैं। कई कांच के टुकड़े अलग शेप में प्राप्त होते हैं, कई कांच के टुकड़े अलग शेप में प्राप्त होता है। वे इसलिए होता है क्योंकि जो उसके अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण जब आप कांच के टुकड़े को देखते हैं तो वे अलग अलग आकार में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं गुणों को। यदि आपको इन दोनों डेफिनेशन में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। इसके पश्चात देखते हैं गुण। ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, यानी कि आप देखते हैं कि इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। दूसरा समदैशिक होता है, समदैशिक को मैं अभी जस्ट आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा गलनांक निश्चित नहीं होता है, यानी कि इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, यह किसी भी टेम्परेचर पर गलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि आप इसको रखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ कर देता है और कभी कभी 80 डिग्री सेल्सियस पर गलना प्रारंभ कर देगा। इसका क्या है, गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि समदैशिक और विषमदैशिक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समदैशिक और विषमदैशिक का अर्थ क्या है मैं आपको अब बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो अवयवी कण होते हैं वे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, देख सकते हैं। और ये क्या है, अमरफस सॉलिड, यानी कि शॉर्ट रेंज में व्यवस्थित है और यह एक अमरफस सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, विषमदैशिक का अर्थ होता है असमानता या विविधता। इसमें क्या होता है कि जब एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है सभी अवयवी कण, ठीक है, तो जो सभी पार्टिकल होते हैं उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वह समान नहीं होता है। यहाँ के जो व्यवस्थित जो अवयवी कण होता है इसका जो फिजिकल गुण होता है वो यहाँ पर स्थित जो कण होता है उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो गुण है उससे समान नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण जब आप यहाँ से एक प्रकाश को गुजारते हैं तो जो यहाँ का जो गुण प्राप्त होता है, ठीक है, जब आप यहाँ से जब आप एक और लाइट गुजारते हैं तो जो गुण प्राप्त होता है वह यह गुण और ये गुण अलग अलग प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जब आप एक डायमंड होता है हीरा में जब आप अनेक तरफ से जब अनेक दिशाओं से आप प्रकाश को गुजारते हैं तो कुछ अलग अलग लाइट प्राप्त होता है। ठीक है, कभी वह चमकीला दिखाई देता है तो कभी वह किसी और प्रकार का दिखाई देता है। वह इसी कारण होता है क्योंकि जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुण को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वह विषमदैशिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके पश्चात देखते हैं अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड में क्या होता है कि जो इसके अवयवी कण होते हैं वे किसी भी स्थान पर स्थित हो उसके जो गुण होते हैं वे सभी एक समान होते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जो कांच का गिलास होता है जब आप उसमें लाइट को गुजारते हैं तो एक यहाँ का जो गुण प्राप्त होता है वह इस प्रकार भी एक समान गुण प्राप्त होता है। ठीक है, प्रिज्मा का बात आप प्रिज्मा का बात कुछ अलग होता है, वह कुछ अलग डेफिनेशन में है। उदाहरण में आप कांच को देख सकते हैं। अब जैसे कि जब यहाँ से हम प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, तो जो गुण प्राप्त होता है जब हम यहाँ से एक और प्रकाश को गुजारते हैं और जो गुण प्राप्त होता है ये दोनों गुण आपस में मैच करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं समदैशिक, यानी कि अमरफस सॉलिड। समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो बाकी के नोट्स हैं हमने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यदि आपको नोट्स अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।